सीटेट के असली पेपर से लिए गए 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर देखिए। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशन पर। साथियों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास होने वाली हैं उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सीटेट में लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में अगर उन्होंने हिंदी रखा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा लाभदायक आज की ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो 100 क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो सीटेट के हिंदी पेडागोजी में हमेशा बार बार पूछा जाता रहा है और उम्मीद है कि अब की बार भी यहाँ से आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, भाषा अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? व्याकरण, शब्दावली, सामाजिक संपर्क, पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक संपर्क। भाषा अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? सामाजिक संपर्क। यानी बच्चा जब समाज के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में रहता है, तो फिर वो भाषा बहुत जल्द ही सीख लेता है, क्योंकि समाज में अनेक लोग होते हैं, सबों से अलग अलग शब्दावली उन्हें प्राप्त होता है, अलग अलग भाषा और अलग अलग शब्द जब वो सुनते हैं तो उसको सीखते हैं, और वो जब सीखते हैं तो उसको फिर बोलने लगते हैं। इस तरह से जल्द ही भाषा सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकरण द्वारा, यानी नकल करके। बच्चा किसी को जब भाषा बोलता हुआ देखता है तो उसको नकल करता है, तो फिर उसको बोलने लगता है। तो इस तरह से नकल करके बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। जब हम किसी कंसेप्ट को, किसी अवधारणा को, किसी तस्वुर को जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो फिर वहाँ पे मातृभाषा बहुत ज़्यादा अहम और लाभदायक साबित होती है बच्चों के लिए, जिनको समझने में बिल्कुल आसान बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रेषण क्षमता विकसित करना। यानी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कुछ टीचर पढ़ाए तो बच्चों को हूबहू समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सुनना, लिजनिंग किस कौशल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन ग्रहणशील, सी हो जाएगा। यानी जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको समझ आनी चाहिए, तो ये एक परफेक्ट लिजनिंग मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बोलना किस प्रकार का कौशल है? तो बोलना जो है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादक है। बोलना क्या है? उत्पादक। यानी हम अपनी तरफ से जो कुछ बोलते हैं तो उसको हम खुद ही क्रिएट करने वाले होते हैं। तो बोलना किस प्रकार का कौशल है? उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थग्रहण। यानी जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ रीडिंग देना नहीं होता, बल्कि कंप्रीहेंसिव रीडिंग इसका मकसद होता है, यानी समझ के साथ पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल में सबसे पहले क्या आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अक्षर ज्ञान। यानी जब बच्चों को अक्षर का ज्ञान होगा, लेटर का ज्ञान होगा, तभी जाकर के वो लिखने के बारे में सोच सकते हैं। प्रश्न है, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती है? भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो त्रुटियां जो है भाषा सीखने में क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यानी जब बच्चा भाषा सीखने में गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो फिर वो सीखने की प्रक्रिया में आ चुके होते हैं, क्योंकि ट्रायल एंड एरर, यानी गलती करके बच्चे सीखते हैं। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक पद्धति किस पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वाक्य संरचना पर। यानी एक वाक्य के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस चीज़ को जब बच्चे समझ जाएंगे तो फिर वो खुद से वाक्य को निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बालक की सक्रिय भागीदारी। यानी जब बच्चों की आयु और उसके रुचि के अनुसार जब हम अपनी तदरीस को, अपने शिक्षण को लाएंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिव मूड में वो हमें दिखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बोलने सुनने का अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, कहानी विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कहानी से मनोरंजन भी हासिल होता है, शब्द भंडार वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है। ये तीनों चीज़ें जब मौजूद होती है तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 14 नंबर का प्रश्न देखिए, कविता शिक्षण से क्या विकसित होता है? तो संवेदनशीलता। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यानी जब हम कविता को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर कविता के माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ें, मोहब्बत, किसी से नफ़रत, या किसी चीज़ को समझना, या किसी अच्छे किरदार को अपने अंदर पैदा करना, ये सारी चीज़ें कविता शिक्षण से आती है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों की भाषाओं का सम्मान। यानी बहुत सारे विभिन्न भाषा बोलने वाले जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो जाहिर है कि
उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं और हो सकता है एक बच्चा दूसरे बच्चों की भाषा को इग्नोर करे, लेकिन एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तमाम बच्चों की भाषाओं को क्या करना चाहिए, उसका उसका आदर, उसका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन संपूर्ण विकास हो जाएगा। सीसीई क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन। सीसीई का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल कितने होते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 4 होते हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशल 4 क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा कौशल 4 हैं, जिसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल क्रम सही है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको क्या बोलते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्रियता, यानी जब हम बच्चों से सवालात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे एक्टिव दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का उपयोग क्यों है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रुचि और सहभागिता, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख का उद्देश्य है लेखन सुधार, वर्तनी सुधार, सुनना, लिखना, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या विकसित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास, यानी जब हम किसी से ज़बानी पूछताछ करते हैं तो इससे उसके अंदर आत्मविश्वास यानी एतमाद बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में संवाद विधि किसे बढ़ावा देती है? तो संवाद विधि किसे बढ़ावा देती है? सहभागिता को, राइट। अगला क्वेश्चन है, पाठ पूर्व गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रुचि जगाना, रुचि जगाना, यानी जब हम पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों के अंदर उससे रुचि जगता है अगला लेसन को पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर गतिविधि से क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द भंडार बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? शब्द भंडार किससे होता है? संदर्भ सहित प्रयोग से, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड और भी कहीं पे हमें सामग्री अगर उपस्थित हो तो वहाँ पे भी उसको स्टडी और पढ़ना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों की गलतियों पर शिक्षक को मार्गदर्शन करना चाहिए, और सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ के बारे में जब शिक्षक बताएंगे तो फिर बच्चे गलती करना छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों? शिक्षण में चित्रों का उपयोग समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे आसानी से भाषा को समझ सकें। चित्र दिखा करके जब शिक्षक उसके बारे में कुछ पूछते हैं, कुछ बोलने का अवसर प्रदान करते हैं, तो इससे भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन से क्या विकसित होती है? तो रचनात्मक लेखन से कल्पना शक्ति बढ़ती है, अभिव्यक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव आधारित सीख। परियोजना यानी प्रोजेक्ट जब हम देते हैं तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, अपने तजुर्बात, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, तो ये एक अनुभव आधारित सीख होती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मूल्यांकन? तो लगातार, ऐसा नहीं है कि 6 महीने में एक परीक्षा ले लिए, साल भर में 2 परीक्षा ले लिए तो इससे भाषा शिक्षण का मूल्यांकन सही ढंग से हो जाएगा, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा का अर्थ, समावेशी कक्षा का अर्थ है सभी बच्चों की भागीदारी, सभी बच्चों की भागीदारी। ऐसा नहीं कि जो कमज़ोर और विशेष बालक है उसको छोड़ दिया जाए, या सिर्फ विशेष बालक पर ही ज़्यादा तवज्जो दी जाए, बाकी बच्चों को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सक्रिय मानी जाती है और सभी को एक्टिव रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में ICT का लाभ क्या है? तो ICT क्या करता है? रोचकता को लाता है, संसाधन है एक पढ़ाने का और सिखाने का, सहभागिता, उससे बच्चे एक्टिव मूड में रहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पाठ्य पुस्तक का उपयोग कैसे होना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक का उपयोग एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सब चीज़ नहीं है, लेकिन एक संसाधन है, केवल वो क्या है, एक संसाधन है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें, सारी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक से ही हमें पता चले और कहीं से उसके बारे में नॉलेज नहीं हो पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का सही तरीका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उदाहरण से नियम। यानी सबसे पहले जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण या ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर या उर्दू कवायद पढ़ाएंगे, तो वहाँ सबसे पहले बच्चों को क्या बताया जाना चाहिए? उदाहरण, यानी जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, उदाहरण। तो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है, उससे बच्चों को की समझ विकसित होती है। तो फिर धीरे धीरे जब एग्जाम्पल दिया जाएगा और एग्जाम्पल का बहुत सारे एग्जाम्पल उसके सामने जब पेश किया जाएगा, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? नियम बता देंगे, यानी रूल उसका बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि व्याकरण सही ढंग से सीख पाएंगे बच्चे। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग से क्या बढ़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोग से प्रवाह बढ़ता है, यानी रवानी आती है। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कहानी सुनाते समय उसकी गति सामान्य होनी चाहिए, हाव भाव के साथ कहानी सुनाना चाहिए, और उसका भाषा, यानी जिस क्लास के बच्चे हों उसी स्तर का भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी सभी। भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ क्या होता है? सहयोग मिलता है, संवाद का भरपूर अवसर प्रदान होता है, सीख मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर जोर किस पर होता है? तो अर्थ व अभिव्यक्ति पर, यानी माना समझना और फिर उसको अपने भाषा में अभिव्यक्त करना, यानी उसको बोलना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जोर होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में स्थानीय संदर्भ क्यों? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आसान, प्रासंगिक, रोचक, ये तीनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति जांच। यानी जब हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं, मौखिक मूल्यांकन करते हैं, तो फिर वो उसके अभिव्यक्ति की जांच हम कर रहे होते हैं कि किस तरह से चीज़ों को वो डिलीवर करता है और किस तरह से बताता है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि क्या है? सीमित उपयोग है। अगला प्रश्न है 44 नंबर पे, बच्चों में पढ़ने की रुचि कैसे बढ़े? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रोचक सामग्री से। यानी इंटरेस्टिंग सामग्री जब बच्चों को देंगे तो फिर उससे पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भाषा सीखने में वातावरण की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। सही वातावरण का बच्चों को मिलना भाषा सीखने में काफ़ी लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, स्पष्ट होनी चाहिए। यानी शिक्षक जो कुछ भी बोलें तो बच्चों को, विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, तब जा करके उसकी भाषा एक मानक भाषा समझी जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति क्यों? पुनरावृत्ति इसलिए ज़रूरी होती है ताकि स्थायित्व आए, यानी जो कुछ हमने पढ़ाया है वो बच्चों के माइंड में बिल्कुल बैठ जाए, इसीलिए दोहराना, पुनरावृत्ति करना ये आवश्यक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, लिखित कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो स्तरानुकूलता, यानी बच्चों के लेवल पे हम गृह कार्य उसको प्रदान करेंगे, घर काम जो देंगे, होमवर्क, वो कैसा होना चाहिए? उनके स्तर के अनुसार। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में नाटक का लाभ क्या होता है? तो नाटक से आत्मविश्वास बढ़ता है, संवाद का भरपूर अवसर प्रदान होता है, अभिव्यक्ति का मौका मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या है? तो भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या है? संप्रेषण, यानी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ईजी होना चाहिए और बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो मूल आधार भाषा शिक्षण का क्या है? संप्रेषण ही है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसको भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम सीटेट के लिए होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा पृष्ठभूमि को समझना क्यों? तो भाषा पृष्ठभूमि को समझना ये ज़रूरी होता है योजना बनाने के लिए। यानी जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि हम उन बच्चों के भाषा पृष्ठभूमि को समझें कि कौन किस भाषा को बोलने वाले होते हैं। तो इस तरह से हम ईजी लेसन प्लान बना करके सारे बच्चों को उसमें समाहित कर सकते हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है साथियों कि अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है और आप देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अंत में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण में फीडबैक कैसा हो? तो भाषा शिक्षण में फीडबैक त्वरित व सहायक होनी चाहिए। यानी जब बच्चों से फीडबैक लेनी चाहिए, जब बच्चे पे कहीं पे कमी हो तो फिर उसको त्वरित उसका निराकरण हो,
और फिर वो सहायक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सहपाठी अधिगम का लाभ क्या है? तो सहपाठी अधिगम का लाभ सहयोग, आत्मविश्वास, सीख। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रश्न किस प्रकार हो? तो प्रश्न कैसा होना चाहिए? खुले होना चाहिए, ओपेंड। कैसा होना चाहिए प्रश्न? ओपेंड। ओपेंड प्रश्न का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी पटना के ऊपर आप 10 लाइन में कुछ लिखिए तो ये हुआ खुला प्रश्न। तो ऐसा कहना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे बच्चों को भरपूर लिखने का, अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान हो। अगला प्रश्न है पढ़ने में प्रवाह का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिना रुके समझ सहित। यानी बगैर किसी अटक फटक के जब पढ़ने लगे तो फिर पढ़ने में प्रवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में विविधता क्यों ज़रूरी है? तो सभी सीखने वालों के लिए क्या है? विविधता ज़रूरी है। सभी सीखने वाले ताकि सीख पाए, इसलिए अपने शिक्षण में विविधता को लाना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है मौखिक से लिखित की ओर क्यों है? ये क्रमिक विकास है। पहले बच्चों को मौखिक जो भाषा है, जो बोली जाती है, उसके ज़रिए से उसको सिखाना चाहिए, फिर जाकर एक मानक भाषा जो लिखित में होती है उसकी ओर जाना चाहिए। तो ये क्रमिक विकास है भाषा की। क्या है? क्रमिक विकास है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में चार्ट पोस्टर कैसा है? ये दृश्य सहारा है, यानी देख करके, बच्चों को दिखा करके बहुत सी चीज़ों को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सहानुभूति क्यों? सुरक्षित वातावरण के लिए सहानुभूति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में गृह कार्य कैसा हो? तो गृह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई उस सबक से रिलेटेड या उस विषय से रिलेटेड गृह कार्य हो जिससे बच्चे सीख पाएँ। प्रश्न है भाषा अधिगम में प्रेरणा का महत्व क्या है? तो प्रेरणा का महत्व क्या है? वो अधिक है, बहुत ज़्यादा है। जब बच्चों को मोटिवेशंस मिलते हैं तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा आसानी से उसको सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में समय प्रबंधन ये क्या है? आवश्यक है। राइट ऑप्शन इसका आवश्यक। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रकार। तो मूल्यांकन का प्रकार कैसा होना चाहिए? रचनात्मक व योगात्मक। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भाषा शिक्षण में अनुशासन कैसे? तो सहभागिता से। किससे होती है? सहभागिता से। भाषा शिक्षण में वास्तविक जीवन संदर्भ क्या है? उपयोगी मानी जाती है। यानी जब बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ों को बताई जाए और उससे कोरिलेट करके समझाई जाए तो वो चीज़ें उपयोगी साबित होती हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सहयोगी वातावरण। तो ये क्या करता है? सहयोग लाता है। सहयोगी वातावरण जो है एक दूसरे का हेल्प करता सीखने में। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में लचीलापन क्यों? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विविध आवश्यकता। विविध आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण में थोड़ा सा लचीलापन रखना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सफलता का संकेत। तो भाषा शिक्षण में सफलता का संकेत क्या है? प्रभावी संप्रेषण। यानी जब हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते हैं, उनको शिक्षण करते हैं और बच्चे सही तरीके से उसको एज इट इज़ उसको समझ जाते हैं, तो इससे ही पता चलता है कि हमारा जो संप्रेषण था वो बिल्कुल सफल रहा और प्रभावी रहा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में आत्म मूल्यांकन क्या है? ये उपयोगी है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने से क्या होता है? सोच विकसित होती है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में विविध पाठ क्या करता है? तो समृद्ध करता है, यानी भाषा को सीखने में बहुत ज़्यादा मजबूती लाती है और एक अच्छा शिक्षण होता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार कब? संवेदनशील ढंग से। कब होना चाहिए? संवेदनशील ढंग से होना चाहिए त्रुटियों का सुधार। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में स्थानीय साहित्य क्या क्या होता है? उपयोगी होता है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में आत्मविश्वास कैसे बढ़े? प्रशंसा के माध्यम से, अवसर प्रदान करके, समर्थन करके। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण में अभ्यास नियमित होनी चाहिए ताकि बार बार नियमित अभ्यास से क्या होता है? भाषा बिल्कुल ईजी और आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, भाषा शिक्षण में योजना क्या है? ये आवश्यक है। योजना क्या है? आवश्यक है। इसी योजना के माध्यम से सही ढंग से टीचर कम वक्त में चीज़ों को डिलीवर कर पाता है और बच्चे भी सही ढंग से उसको समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में विविध गतिविधियाँ ये क्या करता है? सीख बढ़ाती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषा शिक्षण में शिक्षक की संवेदनशीलता क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में बच्चों की भागीदारी क्या है? आवश्यक है। बच्चों को हम एक्टिव मूड में रखेंगे तभी जाकर के बच्चे सही ढंग से भाषा को सीख पाते हैं।
अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सीखने की गति कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है, यानी हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता है, अपने अपने लेवल, अपने अपने स्तर से सीख पाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बहुस्तरीय कक्षा ये क्या करता है? अवसर प्रदान करता है हर किसी को। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सकारात्मक वातावरण क्या करता है? ये सीख को बढ़ाता है, सीख दिलाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहायक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित सीख क्या होती है? प्रभावी होती है। बच्चे बहुत ही आसानी से और सहपाठियों के साथ मिलकर के सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बच्चों की आवाज़ क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सीख का आकलन विविध तरीकों से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से बच्चों की जांच होनी चाहिए, बल्कि सीसीई के थ्रू से बहुत सारे माध्यम से बच्चों की जांच होनी चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है? सीखना सुनिश्चित, यानी बच्चे किस तरीके से सीख पाएँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ जब शिक्षक पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे निश्चित रूप से उसको सीखते हैं। तो शिक्षण में शिक्षक का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि बच्चे निश्चित रूप से सीख पाएँ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भाषा शिक्षण में निरंतरता क्या होता है? आवश्यक होता है। निरंतरता, कंटिन्यूअसली, ये क्या होता है? आवश्यक है, ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी उसके तजस्सुस को, उसके जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सहयोगी गतिविधियाँ ये सीख दिलाती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वास्तविक आकलन कार्य आधारित होनी चाहिए, यानी बच्चों को कार्य दे करके उनके हकीकी जांच, वास्तविक आकलन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक की तैयारी आवश्यक है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बच्चों की पृष्ठभूमि ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से बच्चे किस भाषा से आते हैं, कौन से बच्चे किस भाषा से आते हैं, और बच्चों की पृष्ठभूमि को समझकर जब हम अपने शिक्षण का निर्माण करते हैं तो फिर बच्चे प्रभावी रूप से उसको सीख पाते हैं। भाषा शिक्षण में प्रेरक सामग्री क्या होती है? प्रभावी होती है, यानी जब बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ हम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो फिर वो हमारा शिक्षण प्रभावी हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बच्चों का आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को लान तान और बच्चों को डांट डपट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का आत्मसम्मान करना चाहिए, आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में सीख का उद्देश्य क्या है? संप्रेषण है, यानी जब हम बच्चों को सही ढंग से शिक्षण देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सीख पाते हैं, तो संप्रेषण हमारा बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी बच्चों की आयु और उसके रुचि के अनुसार जब हम शिक्षण गतिविधि को बनाते हैं तो फिर वो बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है और ये आवश्यक है। आज का अंतिम प्रश्न है, सीटेड हिंदी पेडागोजी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण दृष्टिकोण, यानी शिक्षक को अपना शिक्षण दृष्टिकोण बेहतर रखना चाहिए और ऐसा दृष्टिकोण कि उनके शिक्षण दिन प्रतिदिन वो इम्प्रूवमेंट हो ताकि बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकें। उम्मीद के ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जो बच्चे सीटेड की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।